दोस्तों 12 दिनों के युद्ध को लेकर ट्रंप के बयान के बाद ईरान को एक जबरदस्त मौका मिल गया है। ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख ने अटॉर्नी जनरल से अमेरिका के खिलाफ केस चलाने का आदेश दे दिया है। ट्रंप प्रशासन को अब देना होगा हिसाब। बताएंगे क्या है पूरी खबर। इनके अलावा एक बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पीएम मोदी के पक्के दोस्त कहे जाने वाले नेता शेख हसीना को बांग्लादेश की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दोस्तों कहते हैं ना, ताकत कितना भी हो, एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। बताएंगे इस खबर पर पूरी डिटेल से, और यूनुस सरकार ने भारत से क्या मांग की है, और साथ में आपको बताएंगे चुनाव के दौरान न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी के खिलाफ जहर उगलने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद ममदानी से मिलने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों खबरें काफी इंपॉर्टेंट है, तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ईरान की जुडिशरी के चीफ ने कहा है कि अब ईरान के अटॉर्नी जनरल को अमेरिका को जवाबदेह ठहराने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मान लिया है कि जून में जो ईरान पर हमला हुआ था उसमें उनकी सीधी भूमिका थी। यानी हमला सिर्फ इजरायल ने नहीं किया, बल्कि ट्रंप खुद इस 12 दिन की जंग में शामिल थे। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी एजीई ने सोमवार को कहा कि ट्रंप की यह साफ साफ कबूलियत अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। उन्होंने कहा अमेरिका के प्रेसिडेंट ने दोबारा खुलेआम ईरान और ईरानी लोगों पर किए गए अपराध को कबूल किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से बड़ा अपराध और बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को आदेश दिया कि अब इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट और ईरान की कोर्ट दोनों जगह ले जाया जाए, ताकि इस अपराध की जांच होकर कार्रवाई हो। एजीई ने कहा कि किसी भी अपराधों को साबित करने के सबसे पक्के तरीकों में से एक है खुद कबूल कर लेना, और ट्रंप ने वही कर दिया है। दरअसल 6 नवंबर को ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान पर किए गए हमले को खुद कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने यूएन सचिव और सुरक्षा परिषद को चिट्ठी लिखकर साफ कहा, ट्रंप की यह कबूलियत बताती है कि वाशिंगटन इस हमले में सीधा हिस्सा था। उन्होंने कहा कि यह हमला यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अवहेलना है। अमेरिका और इजरायल ने ईरानी नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, पत्रकारों और कैदियों तक पर वार किए। अस्पतालों, टीवी मुख्यालय, जेल और शांतिपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स तक को निशाना बनाया, जो साफ तौर पर वार क्राइम है। ईरान ने कहा कि उसे पूरा हक है कि वो इस अपराध में शामिल लोगों को सजा दिलवाए और इस हमले से हुई तबाही का मुआवजा मांगे। और अब यूएन को भी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अमेरिका और इजरायल को इनके अपराधों का हिसाब देना पड़े। दोस्तों 13 जून को इजरायल ने ईरान पर अचानक हमला किया, जिससे 12 दिन की जंग छिड़ गई और 1064 ईरानी नागरिक मारे गए, जिनमें मिलिट्री कमांडर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और आम लोग शामिल थे। अमेरिका भी इस जंग में कूद गया और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल के कब्जे वाले इलाकों और कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े बेस अल उदीद एयर बेस को भी निशाना बनाया। 24 जून को ईरान की जवाबी कार्रवाई इतनी मजबूत थी कि आखिरकार इजरायल और अमेरिका को हमला रोकना पड़ा और 12 दिन की यह जंग वहीं खत्म हो गई। लेकिन अब इसको लेकर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ केस चलाने का आदेश दे दिया है, जो कि ट्रंप प्रशासन के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी। बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। आईसीटी ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया था। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी हत्याओं का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। बता दें कि सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। तीसरे आरोपी पूर्व आईपीजी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। ममून हिरासत में है और सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है। फैसले के बाद बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने भारत से हसीना को डिपोर्ट करने की मांग की है। दोस्तों 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद शेख हसीना
और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान ने देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। बांग्लादेश के पीएम ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसके मुताबिक ये भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूर्व बांग्लादेशी पीएम को हमारे हवाले करे। दोस्तों, यहां पर दिलचस्प बात यह है कि हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने ही की थी। इसे 2010 में बनाया गया था। इस कोर्ट को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए वार क्राइम्स और नरसंहार जैसे मामलों की जांच और सजा के लिए बनाया गया था। हालांकि इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में ही कानून बना दिया गया था, लेकिन दशकों तक प्रक्रिया रुकी रही। इसके बाद 2010 में हसीना ने इसकी स्थापना की ताकि अपराधियों पर मुकदमा चल सके। यानी दोस्तों, ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी एक उम्र होती है। आज कोई सत्ता में बैठकर मनमानी कर ले, दूसरों को दबा ले, अपनी ताकत का घमंड दिखा ले, पर यह सब हमेशा नहीं चलता। जुल्म की भी एक सीमा होती है और ताकत का भी एक अंत। आज ये बात दुनिया सबसे साफ तौर पर शेख हसीना के हालात में देख रही कि सत्ता की कुर्सी हमेशा के लिए किसी की नहीं होती और वक्त बदलते देर नहीं लगती। वहीं दूसरी ओर वो जो कहते थे निकलवा दूंगा शहर से, आज उसी शहर के मेयर से मिलने को बेकरार है। सियासत भी क्या अजीब खेल है साहब। कल तक जो डराते थे, आज उन्हीं के आगे नजरें नीची, हाथ तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो न्यूयॉर्क के नए चुने गए मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मेरा मानना है कि न्यूयॉर्क के मेयर हमसे मिलना चाहते हैं। हम कोई हल निकालेंगे और हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क के लिए सब कुछ ठीक चले। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने बाद में साफ किया कि ट्रंप ममदानी की बात कर रहे थे। हालांकि अभी इस मीटिंग की तारीख तय नहीं हुई। दोस्तों, चुनाव के दौरान ट्रंप लगातार ममदानी पर हमला करते रहे थे। उन्होंने उन्हें कम्युनिस्ट कहा, चेतावनी दी कि अगर ये सोशलिस्ट जीता तो न्यूयॉर्क बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने तो यहां तक धमकी दी थी कि वो ममदानी जो युगांडा में पैदा हुए और बाद में अमेरिकी नागरिक बने, उनको देश से निकाल देंगे और न्यूयॉर्क का फेडरल फंड भी रोक देंगे। लेकिन चुनाव के बाद तस्वीर बदल गई। जो ट्रंप पहले धमकी दे रहे थे, वही अब मुलाकात की बात कर रहे हैं। यानी चुनाव के बाद ट्रंप के तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। उधर ममदानी, जो पहले एक सामान्य विधायक थे, इस चुनाव में सोशल मीडिया के बड़े स्टार बन गए और ट्रंप के खिलाफ तीखी आवाज उठाने की वजह से न्यूयॉर्क में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने अपनी प्रोग्रेसिव नीतियों और ट्रंप की कड़ी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ साफ एजेंडा के साथ चुनाव लड़ा। एंड सिर्फ 34 साल की उम्र में पूर्व राज्यपाल एंड्रयू कुमो को लगभग 9 पॉइंट से हराकर बड़े अंतर से जीत दर्ज की। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जो तुमसे जलते हैं तुम भी बड़े आदमी बनकर दिखाओ। जो तुमसे जलते हैं वो खुद तुम्हारे पास आएंगे और आज जोहरान ममदानी के साथ भी यही हो रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।